मायक्रो ऑर्गॅनिझम हा लेसन पोद्दार इंग्लिश मीडियम हा लेसन तुमचा खूप चांगला लेसन आहे. ठीक आहे. आणि जनरल लेसन आहे. जनरल लेसन म्हणजे साधारणतः 12th पर्यंत या लेसन संदर्भात आत्ताही 12thच्या चॅप्टरमध्ये या लेसनचा भाग आहे, बराचसा भाग आहे. मग या लेसनचा भाग आहे तर आपल्याला एक अनुषंगानं क्लिअर सगळ्यांना जवळपास शिकता आलं पाहिजे, माहिती असलं पाहिजे. लेसनचं नाव काय या तर NCERTचाच भाग हा. NCERTमध्ये सायन्सचा बॉयलॉजीचा भाग आहे तो. चॅप्टरचं नाव आहे मायक्रो ऑर्गॅनिझम फ्रेंड अँड फो. मायक्रो ऑर्गॅनिझम फ्रेंड अँड फो. यामध्ये आपण आतापर्यंत पाहिलं व्हॉट आर मायक्रो ऑर्गॅनिझम. व्हॉट आर मायक्रो ऑर्गॅनिझम. ओके. दीज आर एक्सट्रीमली टिनी ऑर्गॅनिझम आर कॉल्ड मायक्रो ऑर्गॅनिझम. त्यानंतर आपण पाहिलं डिस्कवरी ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. म्हणजे मायक्रो ऑर्गॅनिझम डिस्कवर कुणी केलं, किसने किया, तो उसका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक सेल नीचे. ओके. उसके बाद डाइवर्सिटी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ तक हुआ. बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया डिपेंडिंग ऑन देयर शेप्स. नंबर 1 स्पेरिकल बैक्टीरिया, नंबर 2 रोड शेप बैक्टीरिया, नंबर 3 स्पाइरल शेप बैक्टीरिया एंड 4th नंबर कॉमन शेप बैक्टीरिया. यहाँ तक हमने लिया. उसके बाद हमने क्या लिया, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम. बैक्टीरियम का स्ट्रक्चर कैसे रहता है इसके बारे में आपने बहुत डायग्राम भी निकाली है सब स्टूडेंट ने, और उसके नाम भी याद रखिए. तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम में क्या क्या रहते हैं. नंबर 1 न्यूक्लियोइड, नंबर 2 पिल, नंबर 3 कैप्सूल, नंबर 4 सेल वॉल, नंबर 5 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 6 राइबोसोम्स एंड नंबर 7 फ्लैजिलम एंड साइटोप्लाज्मा. टोटल 8. ठीक है. उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम, उसमें सेल वॉल है, ये सब हम जानकारी ली हमने. उसके बाद न्यूट्रिशन बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया 2 टाइप के हैं. देयर आर 2 टाइप्स. नंबर 1 मोस्ट आर हेटरोट्रॉपिक एंड सम आर एरोट्रॉपिक. ओके. बैक्टीरिया देयर आर 2 टाइप्स, heterotrophs and heterotrophs. Heterotrophs means depending cells. Again, and heterotrophs means depending other animals or other plants. That is called heterotrophs. Okay. Heterotrophs, they can synthesize their own food either presence of light photograph on the with help of inorganic compounds like sulfur वगैरह. ओके. ऐसे तो हेटरोट्रॉप्स. उसके बाद हमने क्या किया, बैक्टीरिया के एयर बेस में 2 टाइप्स निकाले. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड सेकेंड एनाएरोबिक बैक्टीरिया. एरोबिक बैक्टीरिया की डेफिनेशन क्या होती है, जिस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन. दीज बैक्टीरिया रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड कैन नॉट सर्वाइव इन द अब्सेंस. विदाउट अब्सेंस ऑक्सीजन वो जी नहीं सकते, ऐसे उसमें आता है. उसके बाद एनाएरोबिक बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया डू नॉट नीड ऑक्सीजन. ओके. दीज बैक्टीरिया डू नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, कम भी है चलता, नहीं है तो भी चलता, वो सर्वाइव करते उस समय में. ऐसे भी बैक्टीरिया हमारे सराउंडिंग या इन्वायरमेंट में मिलते हैं. तो हमने बैक्टीरिया के 2 टाइप्स दिखाए, जहां पे ऑक्सीजन किसे चाहिए और ऑक्सीजन किसे नहीं चाहिए, ऐसे 2 ऑप्शन. एरोबिक बैक्टीरिया एंड एरोबिक बैक्टीरिया, देयर आर 2 टाइप्स. ओके. उसके बाद रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इज 10 मिनट्स आफ्टर रिप्रोड्यूस ऑफ बैक्टीरिया. न्यू बैक्टीरिया क्रिएट की 10 मिनिटानंतर लगेच दुसरा बैक्टीरिया क्रिएट होत असतो. लक्षात. ओके. कितने टाइम में, सिर्फ 10 मिनट में. कितने 10 मिनट टाइम में. द लाइफ साइकिल ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया इज वेरी शॉर्ट. बहुत शॉर्ट लाइफ है उनकी. बैक्टीरिया की लाइफ भी शॉर्ट है. ओके. अंडर सुटेबल कंडीशन, अगर उन्हें सुटेबल कंडीशन मिली, ओके, सम बैक्टीरिया में बी डिवाइड एवरी 10 मिनट्स टू गिव राइज टू न्यू. अगर उन्हें एनवायरमेंट मिला ऐसा, तो वो क्या कर सकते हैं, न्यू बैक्टीरिया क्रिएट कर सकते हैं 10 मिनट्स में. समझ में आया. तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया. उसके बाद हमने क्या किया था कि इसमें ये बैक्टीरिया क्रिएट कर देते, इसमें कौन सी मेथड चलती है, तो बाइनरी फिजन. कौन सी, बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन इन विच पेरेंट सेल डिवाइड एंड गिव राइज टू न्यू डॉटर सेल. बाइनरी यानी उसे कट करके सेकंड दूसरी वाली साइड में जाके वहां पे ग्रो हो जाती है. ठीक है. ये कहते हैं बाइनरी फिजन. उसके बाद मैंने पढ़ा ये बैक्टीरिया, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, सारांश ले रहा हूं. क्यों, हमने वो पूरा
रिकैप कर दिया क्यों, मैंने पढ़ाया पहले। वायरसेस, वायरस हुआ, वायरस आपको सब पता है। वायरस की साइज मैंने बताई आपको, हाउ मेनी साइज ऑफ वायरसेस, 0.0152 0.2 माइक्रोमीटर। यस, ओके, वायरसेस की साइज। और बैक्टीरिया की साइज कितनी है, 0.2200 माइक्रोमीटर। तो ज्यादा साइज किसकी है, बैक्टीरिया, यानी लार्जर साइज बैक्टीरिया की है कि वायरस की है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज लार्जर देन वायरस, अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट आप चलो, उसके बाद मैंने साइज बताई, तो वायरस के बहुत बाकी चीजें बताई। उसके बाद अलगी पढ़ा, अलगी पढ़ाने के बाद यस अलगी पढ़ा, और अलगी में मैंने आपको बताया कि कुछ अलगी क्या रहती है, एटोट्रॉफ्स, और कुछ क्या रहती है, रहती है। तो अलगी आर डिराइवर्स ग्रुप फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म दैट लिव मोस्टली इन वाटर। ज्यादा कहाँ रहती है अलगी, इन वाटर में, ये भी मैंने डिटेल पढ़ा है। उसके बाद मैंने अभी प्रोटोजोआ पढ़ाया, फंगी पढ़ाया, और उसके बाद मैंने पढ़ाने शुरू कर दिया था मैं फ्रेंडली माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स हमें फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, यानी दोस्त बनते हैं, फ्रेंडली माइक्रोब्स, यानी हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो काफी मददगार है। आज से माइक्रोब्स कौन कौन से, इसके बारे में मैंने पढ़ाया। अभी आगे चलता हूं, ओके। तो यूज ऑफ माइक्रोब इन द फूड इंडस्ट्री, यूज ऑफ माइक्रोब इन द फूड इंडस्ट्रीज। We use microbes at home to make food such as curds, cakes, breads, idli and dosas. ठीक है। Curd is made by adding a small amount of curd to warm milk and leaving it undisturbed for a few hours. कर्ड हम कैसे बनाते हैं, कर्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा कर्ड यूज करते हैं, उसके कुछ पार्टिकल्स यूज किए थे, क्यों, उसमें बैक्टीरिया थे ना, तो वो बैक्टीरिया से हम क्या बड़ा कर्ड बना सकते हैं, ज्यादा कर्ड अमाउंट ज्यादा बना सकते हैं। द एडेड कर्ड कंटेन, उसमें एक बैक्टीरिया है कर्ड में, कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। कर्ड में लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया अवेलेबल है, ओके। विच प्रोड्यूस, अरे वो प्रोड्यूस क्या करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रोड्यूस क्या करता है, लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस क्या करता है, तो वो करता है लैक्टिक एसिड। किसे क्रिएट करता है वो, लैक्टिक एसिड को क्रिएट करता है, दैट एक्ट ऑन द मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। ठीक है। स्पेसिफिक बैक्टीरिया आर यूज्ड इन कमर्शियल सिंथेसिस। साइट्रिक एसिड मैंने बताया आपको, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ग्लाइकोल एंड अमीनो एसिड, ये टाइप्स है एसिड के, ओके। तो एसिड है, उसमें देखो साइट्रिक एसिड आपको पता है, टैमरिन में कौन सा एसिड रहता है पता है आपको, टार्ट्रिक, कौन सा रहता है, टार्ट्रिक एसिड रहता है, ओके। तो ईस्ट ऑफ फंगस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड्स, इडली, ढोकला। ईस्ट का हम यूज क्या करते हैं, ईस्ट का यूज क्या करते हैं, फंगस इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड्स, idlis, ढोकला। Yeast break down the sugar in the absence of oxygen to release carbon dioxide. Understand? Carbon dioxide. This process is called fermentation. This process is called fermentation. मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको सबसे लर्न करके बेटे प्लीज ले, what is means fermentation. Tell me, explain fermentation definition. क्या है, एक बार बताओ सब। Yeast breaks down in the sugar absence of oxygen And to release carbon dioxide. This process called Fermentation. fermentation. Very good. ये हमने आगे लिया, ओके। उसके बाद yeast and certain bacteria such as acid, इसके भी yeast में yeast and certain bacteria such as acetobacter and used to make vinegar, alcohol, wine and fruit juice. इससे क्या बनाते हैं हम, वाइन बनाते हैं, विनेगर बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, ओके। और फ्रूट जूस में भी हम यूज करते हैं, ओके। मेकिंग ऑफ वाइन, विनेगर एंड अल्कोहल आर ऑल एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेशन। तो लगे क्या है ये फर्मेंटेशन एग्जांपल, अगर आपको कहा गया टेल मी टू गिव मी 2 एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेशन, तो आपको क्या देना है, नंबर 1 क्या देना है, नंबर 1 विनेगर, नंबर 1 नंबर 2 वाइन, और नंबर 3 अल्कोहल। ये लिखो आप, गिव मी एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेशन, गिव मी एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेशन, गिव मी एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेशन। नंबर 1 विनेगर, नंबर 1 विनेगर, नंबर 2
वाइन एंड नंबर 3 अल्कोहल। ठीक है, नंबर 3 अल्कोहल। ओके, स्पेलिंग बताना है क्या आपको? वाइन, विनेगर, अल्कोहल। वाइन, विनेगर, कभी भी आ सकता है ना, और अल्कोहल। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है? 3 फर्मेंटेशन के। किसके है? फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन के एग्जाम्पल है 3 एग्जाम्पल। ओके, याद रखना। ओके, फर्मेंटिंग डेफिनेशन याद है, अभी एग्जाम्पल भी हमें मालूम हो गया। ओके, उसके बाद आगे, algae are rich in proteins and vitamins and are used and human food supplements. Brown algae are rich. Algae are rich proteins and vitamins are used as human food supplements. कुछ algae हम यूज करते हैं हमारे ह्यूमन के लिए, ऐसे किताब का कहना है, एनसीईआरटी का कहना क्या है, हम कुछ algae खुद के लिए यूज करते हैं और उसमें क्या है? रिच प्रोटीन है। क्या है? रिच प्रोटीन है, जिसकी हमें जरूरत है। रिच विटामिन है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको विटामिन लगा के ये पता है, हाउ मेनी विटामिन? देयर आर 6। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये विटामिन है। और विटामिन बी के भी मैंने आपको नाम बताया, बराबर है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या है? बी कॉम्प्लेक्स का? There are 8 B complex. देयर आर 8 बी कॉम्प्लेक्स। बी1 का नाम Thiamine. थायमिन, बी2 का नाम, Riboflavin. बी3 का नाम, Lysine. बी4 का नाम, ना बी4 नहीं है, बी5 Pantothenate. पेंटोथेनिक, बी6 का नाम Pyridoxine. पैराडॉक्सिन और बी7 का नाम Biotin. बायोटिन और बी9 का नाम Folic acid. फॉलिक एसिड और बी12 का नाम Cobalamin. कोबालामिन। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम Ascorbic acid. एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम Cholecalciferol. कॉलीकैल्सिफेरॉल एंड विटामिन ई का नाम Tocopherol. टोकोफेरॉल। ये मैंने क्यों पढ़ा पता है? अभी देखो, बार बार विटामिन प्रोटीन बार बार आ रहा है ना, आगे आ रहा है ना। तो इससे पहले कभी भी हमारे स्टूडेंट ने वो सबसे पहले क्या करना चाहिए? विटामिन पूरे लर्न करना चाहिए। अंडरस्टैंड? चलो, algae are rich the proteins and vitamins are used as human food supplements. Brown algae are rich source of iodine and potassium. देखो, ब्राउन algae में क्या है? ब्राउन algae are rich source of iodine and potassium. नोट करो सेंटेंस, ब्राउन algae are rich source of brown algae are a rich source of iodine and potassium. ओके, तनु ये लक्षण था, याद रखने का। कभी भी आंसर अगर मैं पूछा ब्राउन algae में क्या है, तो क्या है? सबसे ज्यादा रिच क्या है? सबसे ज्यादा ब्राउन क्या है? आयोडीन का सोर्स है और उसके बाद पोटेशियम का सोर्स है। कौन सी algae? ब्राउन algae। मैंने algae के टाइप दिए थे आपको। टेल मी, एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ algae? 4 types. 4 टाइप्स। हाँ, ग्रीन algae Green algae. 1, Brown algae. ब्राउन algae 2, Blue-green algae. ब्लू algae 3, Red algae. रेड algae 4. There are 4 types of algae. Understand? Okay? There are 4 types of algae. उसमें से ब्राउन algae में क्या कहा गया? ब्राउन algae में हमें क्या मिलता है? आयोडीन और पोटेशियम ज्यादा, बहुत रिच है, बहुत रिच सोर्स है और हम ह्यूमन लोग उसे यूज करते हैं। ओके, रेड algae give us अगर which is used is making ice cream, puddings, gelatins and jellies. आपको पता है रेड algae का यूज क्या हो जाता है? रेड algae give us अगर which is used इन मेकिंग आइसक्रीम में यूज किया जाता है। रेड algae को, रेड algae कहां पे यूज किया जाता है? आइसक्रीम में। उसके बाद पडिंग्स, गैलेटिन्स एंड जेलीज। आपको पता है ये खाने वाले पदार्थ है, सीधे आपको पता है इसमें रेड algae यूज की जाती है। और ब्राउन algae में क्या कहां से मिलता है हमें? पोटेशियम और आयोडीन मिलता है। अंडरस्टैंड? algae के टाइप कितने हैं? 4 है। रेड algae, ब्राउन algae, ग्रीन algae और रेड ब्लू ग्रीन algae, ये सब। some algae grow as seaweeds and
आर यूज एंड कैटल फीड, और कुछ algae कुछ कैटल भी फीड करते, फीड यानी खाना करते, कुछ जानवर वो algae को फीड, उनका खाना है, वो ग्रीन algae को खाते हैं। स्पिरुलाइन एंड सीवीड आर आल्सो यूज द सोर्स ऑफ फूड बाय ह्यूमंस, यानी सी algae भी हमें यूजफुल है, अंडरस्टैंड, algae हमें यूजफुल है। सी algae मीन्स जो सी के आजू बाजू या समुद्र के आजू बाजू algae क्रिएट हो जाती है, वो algae, उस algae का हमें यूजफुल algae है। उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे आगे यूज ऑफ माइक्रोब्स इन मेडिसिन, पॉइंट डालो चलो। यूज ऑफ माइक्रोब्स इन मेडिसिन, 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 ओके। यूज ऑफ माइक्रोब्स इन मेडिसिन, पॉइंट चलो। some live bacteria and yeast are good for the digestive system. Some live bacteria and yeast are good for the digestive system. They are used as probiotics foods and medicines, improve the gut's microorganism and also act as immunity boosters. Some genetically modified bacteria are used in the production of insulin, a hormone needed by people suffering from diabetes to control the level of sugar in blood. आपको पता है जिस इंसान को शुगर आता है, क्या डायबिटीज होती है, तो उसे क्या बाहर से क्या दिया जाता है, बाहर से इंसुलिन दिया जाता है, क्या दिया, इंजेक्शन, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इंसुलिन बना हुआ है माइक्रोब से, कहाँ से बना हुआ है, माइक्रोब से बना है, उसमें माइक्रोब्स क्रिएट करने में लगता है, ठीक है, ऐसा आपका किताब कह रहा है, ओके। तो डायबिटीज वाला व्यक्ति, आपको पता है डायबिटीज के पर्सन में उसे अंदर उसके बॉडी में ग्लूकोज क्रिएट नहीं होता, तो उसे आर्टिफिशियल करना पड़ता है कि नहीं, तो उसे इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसकी क्रिएट करने के लिए आपको माइक्रोब्स यूज किया जाता है, ऐसे आपका किताब कह रहा है एनसीईआरटी, ओके। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन, आपको पता है बहुत फेमस है पेनिसिलिन, आपको पता है इंडिया की फर्स्ट एंटीबायोटिक है। मैंने आपको दिया था भी क्वेश्चन, कब डिस्कवर हुआ था ये, 1930 के आसपास, अंडरस्टैंड। सबसे पहले अगर इंडिया में एंटीबायोटिक लॉन्च, इसका इंजेक्शन रहता है, एंटीबायोटिक का इंजेक्शन था, और इसका जो कारखाना है ना, उसका जो फैक्ट्री है पुणे में लगाई थी, महाराष्ट्र में, और हाँ पुणे में लगाई थी, और उसका उद्घाटन भी हमारे नेहरू जी ने किया था पुणे में। तो एंटीबायोटिक फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, आपको याद रहना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस कॉल्ड पेनिसिलिन, और वो मिलती कहां से, फंगस से मिलती है, कहां से मिलती है, फंगस से मिलती है, और उसे हम क्या कहते हैं, पेनिसिलिन कहते हैं, क्या कहते हैं, पेनिसिलिन। एक सेंटेंस लिखो चलो चलो। पेनिसिलिन इज obtained from the fungus. Penicillin is obtained from the fungus called penicillin. Called penicillium. 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 Okay. Yeast and many bacteria are used for producing vitamin B. आपको पता है yeast and many bacteria are used for producing vitamin B. विटामिन बी प्रोड्यूस करने के लिए, बी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करने के लिए, मेडिसिन के लिए हमें विटामिन बी प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यीस्ट का यूज करते हैं। क्या करते हैं, मैंने अभी बताया आपको कि मशरूम क्या प्रोड्यूस करता है, मशरूम में क्या है, मशरूम में रिच विटामिन बी है और प्रोटीन है कि, और उसमें फैट भी नहीं है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या बी क्रिएट करने के लिए आपका किताब क्या कर रहा है, तो हम ईस्ट यूज करते हैं, क्या करते हैं, ईस्ट का यूज किया जाता है। आयोडीन यूज इन मेडिसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन algae, हमें आयोडीन भी मिलता है, तो आयोडीन यूज इन मेडिसिन, ये मेडिसिन में आयोडीन यूज किया जाता है, तो इसके लिए ऑब्टेन फ्रॉम algae, ब्राउन algae से आयोडीन मिलता है। कहां से मिलता है, मैंने पहले सेंटेंस दिया था आपको, पता है कि, तो भी एक सेंटेंस लिखो चलो। आयोडीन यूज in medicine is
obtained from brown algae. Iodine used in medicines is obtained from brown algae. Brown algae. Okay. Obtained from brown algae. Okay. Obtained from brown algae. देखो, तो आपको पता है हमारे देश में पहले आयरन की कमतरता थी। हमारे देश में हमारा जो महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, महाराष्ट्र स्टेट में 36 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट आपको पता होगा। नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट एक आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे ट्राइबल एरिया हो, ट्राइबल एरिया में हमें आयोडीन की कमतरता से बच्चे, छोटे बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे थे, क्योंकि उनकी जब अंदर यूट्रस में रहते थे तो उनकी माँ ज़्यादा पौष्टिक खाना नहीं खाती थी, तो उसकी वजह से क्या होते थे, बच्चे कमजोर पैदा हो रहे थे, कुपोषित पैदा हो रहे थे। तो उस समय आयोडीन क्या किया सरकार ने वहाँ पे स्प्रेड किया, लेकिन लोग नहीं खा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने एक आइडिया लगाई, कंपनी को कंप्लीट सख्ती कर दी, कंपल्शन कर दी। किसको? जो कंपनी सॉल्ट क्रिएट करती है, सॉल्ट नमक बनाती है, तो नमक बनाने वाली कंपनी को सख्ती कर दी कि आपको 5% आयोडीन से मिक्स करना होगा। आपको पता है क्या, पिछले 5 से 10 साल से अभी वो जो कुपोषित बालक का बहुत ग्रोथ कम हो गया, जो बढ़ रहा था ना रेशो, वो भी कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है पता है? सब लोग सॉल्ट खाते हैं। हाँ, अगर मैंने कहा आपको नॉनवेज खाओ तो आप नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते हैं? क्योंकि किसी को नॉनवेज पसंद है तो किसी को नहीं पसंद है। कोई हमारे इंडिया में, आपको पता है हमारा इंडियन कल्चर इंडियन है, कोई नॉनवेज पसंद है तो कोई कॉर्निवर्स ओमनिवर्स है तो कोई आर्बीवर्स है, कोई शाकाहारी आदमी है ना, तो वो तो नहीं खा सकता, तो उसे कहाँ से मिलना चाहिए? तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सीधा कंपनी को सख्ती कर दी। और सॉल्ट तो सबको पता है कि सॉल्ट सब खाते हैं, सॉल्ट के बिना सब्जी नहीं होती, तो सॉल्ट में सीधा क्या किया, 5% आयोडीन मिक्स कर दिया। तो हमारे इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में क्या जा रहा है, आयोडीन। अगर आयोडीन की कमतरता आपको मिल गई तो आपको ग्वाइटर नाम का डिसीज बनता है। कौन सा? ग्वाइटर। पता है कहाँ पे होता है वो? यहाँ पे सूजन आती है नहीं, तो यहाँ पे ग्वाइटर आयोडीन की डिफिशियंसी की कमतरता वजह से ये डिसीज क्रिएट होता है, और उससे आदमी मर भी सकता है। लेकिन अभी उसका प्रमाण बहुत कम है। क्यों हुआ? क्योंकि जो भी सॉल्ट मार्केट में बच रहा है ना, उसमें सब में आयोडीन है। गवर्नमेंट ने ऐसे आयोडीन विदाउट आयोडीन सॉल्ट बेचना बंद कर दिया, उसकी परमिशन नहीं है। अगर आपको सॉल्ट बेचना है मार्केट में तो आपको क्या करना होगा, उसमें आयोडीन मिक्स करना होगा, तभी आपको यहाँ पे परमिशन है। चलो आगे। तो आयोडीन हमें कहां से मिलता है, मुझे समझाने का। आयोडीन कहां से मिलता है? ब्राउन अलगी से। कहां से मिलता है? ब्राउन अलगी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलगी। नंबर 1 ग्रीन अलगी, नंबर 2 रेड अलगी, नंबर 3 ब्लू ग्रीन अलगी, और नंबर 4 ब्राउन अलगी। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलगी। उसमें क्या देखो, मैंने अभी बताया आपको ब्राउन अलगी का यूजेस बताया, और मैंने अभी ईस्ट का भी उपयोग बताया आपको। ईस्ट का उपयोग क्या होता है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करने के लिए विटामिन बी यूज किया जाता है। उसके बाद आगे, kill the bacteria or extract of bacteria and virus are used for making vaccines. For example, rabies, a fatal disease, is treated by the anti-rabies vaccine that is developed from the rabies virus itself. आपको पता है बहुत से वैक्सीन क्रिएट हो रहे हैं आजकल। मैंने आपको पहले ही बताया कि वैक्सीन हमारे जब बॉडी में दी जाती है तो वैक्सीन क्या करती है? एंटीबायोटिक है। क्या है वो? उसमें ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वो अंदर हमारे बॉडी में छोड़ने के बाद वो ग्रो करता, बहुत बढ़ता है। और जब जैसे इसने एक एग्जांपल दिया आपके किताब ने, रेबीज का। रेबीज डिसीज कहां से होता है? अगर कोई डॉग आपको समझो काट दिया कहीं पे, आपको उसने काटा, तो क्या हो सकता है? रेबीज डिसीज हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या, रेबीज वैक्सीन लगाने को अवेलेबल है। ओके, रेबीज के इंजेक्शन अवेलेबल है, नहीं तो बहुत कठिन काम था। तो नहीं समझे? तो रेबीज बहुत डिसीज ऐसे। अभी कोरोना आया था, कोरोना क्या था? कोरोना की वैक्सीन बनाई ना, बराबर है ना? तो वो भी क्या है? एंटीबायोटिक है। हमने सबने फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज लिया है। अभी देखो, जब कोरोना इंडिया में आया था तो डेली लोग कुछ ना कुछ निगेटिव बात में आ रही थी।
यहाँ पे 2 लोग गए, वहाँ के 10 लोग गए, वहाँ के 100 लोग गए, ऐसी न्यूज। लेकिन जब वैक्सीन क्रिएट की हमारे इंडिया ने, तब से उसका रेशो बहुत कम हो गया। और ऐसा कह रहे हैं अभी भविष्य में, फ्यूचर में कभी भी कोरोना हमारे इंडिया में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमने सबने वैक्सीन ली हुई है। किसी ने 1 वैक्सीन ली, किसी ने 2 ली, किसी ने 3 ली। ओके, लेकिन गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि सबने तीनों भी डोज लेना चाहिए। अभी आपको कितनी कैसे लिए पता नहीं, उसकी एक उम्र की भी ये है, मर्यादा है। तो इसका मतलब है कि अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे दोस्त है, ऐसे बैक्टीरिया हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, हमारे ह्यूमन ने उसका यूजेस फ्रेंडली कर दिया। क्यों? उसके वैक्सीन बनाई, उसके कुछ फूड्स बनाए, यानी हमारे जो जो हमारे उपयोग का है उनका उपयोग कर दिया। समझ में आया पॉइंट्स? आगे चलो। अदर इंपॉर्टेंट यूज ऑफ माइक्रोब्स, और कौन कौन सा उपयोग हमारे माइक्रोब से हम कर सकते हैं या कर सकते हैं, देखेंगे। सीवीड आर गुड मैन्योर एज दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। यस, करेक्ट। सीवीड्स यानी आपको पता है क्या? सीवीड्स यानी अनवांटेड गवत, ग्रास, अनवांटेड ग्रास, जो सी के साइड में आता है। सी यानी समुद्र किनारे के साइड में या किनारे में जो आता है ना, या समुद्र में बीच में आता है, वो सीवीड्स है। सीवीड्स का हम क्या करते हैं? मैन्योर यानी फर्टिलाइजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? फर्टिलाइजर। और वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? ऑर्गेनिक, नॉट केमिकल। हम उसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाते हैं। किसका? सीवीड्स का। उसके बाद उससे क्या मिलता है पता है क्या? दे आर रिच नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। आपको पता है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और पोटेशियम उसमें मिलता है। आपको पता है कौन सा भी पेड़ ग्रो होता है ना, बढ़ता है, कोई भी ट्रीज अगर बढ़ना है, या कौन सा भी अपना क्रॉप फार्मर का, या कॉटन रहे, सोयाबीन रहे, कौन सा भी, उससे बढ़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। क्या चाहिए? नाइट्रोजन की इतनी जरूरत रहती है। हाँ, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन 78% है, लेकिन डायरेक्टली प्लांट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उनके उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो उन्हें सॉइल में मिक्स हुआ वाटर सोल्यूबल वाटर नाइट्रोजन लेते हैं। तो वो कहां से मिलता है? तो वो मिलता है तुम्हारे फर्टिलाइजर से। कौन सा फर्टिलाइजर? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। कौन सा फर्टिलाइजर? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और जब हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए थे, आपको सबको नाम पता है, यूरिया का नाम पता है? यूरिया नाम पता है? तो यूरिया में आपको पता है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन है यूरिया में, लेकिन वो केमिकल है। हाँ, वो रासायनिक है, केमिकल है। इसकी वजह से तुम्हारे लैंड की जो ह्यूमस है, ह्यूमस का रेशो दिन में दिन कम हो रहा है। रेशो क्या हो रहा है? कम हो रहा है उसका रेशो, ह्यूमस का। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, चलो। तो सीवीड का मतलब समझ में है? सीवीड का क्या बनाते हैं? मैन्योर। क्या बनाते हैं? मैन्योर। एंड वो मैन्योर कैसा है? दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। इतना सेंटेंस लिखो चलो। Seaweeds are, firstly, seaweeds are good manure. Seaweeds are good manure as they are rich in nitrogen and potassium. Okay? Seaweeds are good manure as they are rich nitrogen and potassium. ठीक है? ओके? ये आपको याद रखना चाहिए। ओके तनु, लर्न करना। ओके, ब्लू ग्रीन algae आर सम अदर टाइप्स ऑफ algae हेल्प इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड आर यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स। मैंने बताया ना, ब्लू ग्रीन algae का यूज क्या किया जाता है? ब्लू ग्रीन algae एंड सम अदर टाइप ऑफ algae हेल्प इन द फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड आर यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स। अभी मैंने वही एक्सप्लेन किया आपको। कुछ algae ऐसी है, वो algae डायरेक्टली क्या करते हैं? इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, और जब वो अपने सॉइल में मिक्स करती है, इन्वायरमेंट में बायो इसमें मिक्स करती है, और उसका फायदा क्या होता है? उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं, यानी हम सेंद्रीय खाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेंद्रीय फर्टिलाइजर खाद बोलते हैं उसे, वही। ठीक है, आगे। मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव इन एसोसिएशन विद द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बेनिफिट देम। बहुत से बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द स्टमक। ए साउंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द स्टमक और रूमिनेंट्स हेल्प इन डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स हेल्प इन डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज। रूमिनेंट्स भी पता है आपको? आपको पता है कैटल्स क्या करते हैं? कैटल्स पहले खाना खाते हैं, बराबर है? फास्टली वो ग्रास खाते हैं, उसके बाद और रात में जब आप जब उसके बांधते हैं ना,
वहां पे, तो वहां पे वो रात में क्या करते हैं, रूमिनेंट उनका वो चलता है, उसे क्या कहते हैं, शायद रवंत, क्या कहते हैं उसे, रवंत करते, क्या करते हैं, रवंत करते, उसे क्या करते हैं, रवंत करते। तो ये इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो हमारे हम जो पचन करते हैं ना, हमारे जो डाइजेस्टिंग होता है, तो हमारे पेट में क्या HCl है, क्या है, तो जैसे कैटल के स्टमक में क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी बहुत काम की चीजें है। समझ में आया? यानी इस दुनिया में कुछ भी यूजफुल अनयूजलेस नहीं है, सब कुछ यूजफुल है। चलो, प्लांट्स कैन नॉट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यस, मैंने पहले ही बताया, प्लांट्स कैन नॉट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कर सकते क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी कैपेसिटी वैसे नहीं है। राइजोबियम प्रेजेंट इन द रूट नोडल्स of the leguminous plant convert the atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds. Okay? हाँ, इसका क्वेश्चन नीट को आया था। नीट के लिए क्या क्वेश्चन आया था? फ्रैंकिया। इसका नाम क्या आया था? फ्रैंकिया। देखो इसका आंसर 8 क्लास में है, और ये क्वेश्चन आया था नीट को गए साल 2022 में, 2022 की नीट को आया था। प्लांट्स कैन नॉट यूज एटमोस्फेयर, आपको हमें भी पता है, लेकिन राइजोबियम जो प्रेजेंट रहता है ना, राइजोबियम क्या करता है, इन्वायरमेंट का डायरेक्टली नाइट्रोजन लेता है और वो सॉइल में मिक्स किया करता है। किसमें? सॉइल में। और सॉइल से जब उसमें वाटर मिक्स हो जाता है तो सॉइल में क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बनता है। वाटर सोल्यूबल से क्या होता है, अंदर वो प्लांट क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आपको पता है प्लांट में दोनों ऑब्जर्व करने के लिए एक जाइलम है और एक फ्लोएम है, क्या है, और जाइलम से क्या करता है, वाटर करता है, क्या करता है, और फ्लोएम से क्या करता है, फूड करता है। आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मैंने पहले ही आपको छोटी छोटी बातें ना बताया, क्योंकि अभी जब मैं पढ़ता हूँ ना, पढ़ते समय जाइलम फ्लोएम ये बात कंसेप्ट आती है ना, तो उससे बैकग्राउंड मालूम चलना चाहिए, इसीलिए मैं ज्यादा भर कंसेप्ट देता हूँ। ओके, तो प्लांट्स कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। ऐसे कौन से क्रॉप है, देखो हम तो पढ़ाई करते, लेकिन फार्मर को भी पता है कि ऐसे प्लांट कौन से प्लांट है, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम। इसके रूट में क्या होता है पता है क्या, ये राइजोबियम अवेलेबल रहते हैं। ओके, ब्लैक ग्राम यानी उड़ीद, ग्रीन ग्राम यानी मूंग, इंस्टे सपोर्ट। ये जो क्रॉप है ना, मैक्सिमम 2.5 मंथ या 3 मंथ का है, लेकिन 3 मंथ में क्या करते हैं फार्मर, बहुत होशियार रहते हैं। नहीं, अगर उनको पता चला कि यहाँ का ह्यूमस कम है, इसका दर्जा क्वालिटी कम हो गई, तो बराबर वहां पे क्या करते हैं, ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम लगाते हैं। क्यों पता है उनको, पता है ये नाइट्रोजन यहाँ पे मिक्स होता है, और बाद में क्या करते हैं, क्रॉप चेंज करते हैं, और क्रॉप चेंज करने के बाद बराबर क्या होता है, उसका उत्पादन बढ़ता है। समझ में आया? चलो आगे। कैन बी इजीली टेकन बाय द प्लांट्स, बैक्टीरिया सच एज एजोटोबैक्टर, क्लेसिला एंड सम cyanobacteria found living freely in the soil also have the ability to fix the atmospheric nitrogen। ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम लिखो। चलो, नंबर वन बैक्टीरिया का नाम है, सब बैक्टीरिया नेम है एजोटोबैक्टर। ओके, एक बैक्टीरिया। नंबर 2 साइनोबैक्टीरिया। नंबर 3 क्लेबिसिला बैक्टीरिया। ठीक है, ये 3 बैक्टीरिया हमें सॉइल में मिलते हैं और फ्री में मिलते हैं, फ्री में फाउंडेड। ओके, कहां में मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं तीन बैक्टीरिया। कौन सा, एजोटोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, क्लेब्सिलिया बैक्टीरिया। 3 बैक्टीरिया अवेलेबल इन सॉइल। आपको पता है इस बैक्टीरिया के बारे में आपको बहुत याद रखना होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार आया हुआ नीट को लिए। ओके, नीट के लिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए ये बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं, और इनकी भी कैपेसिटी क्या है पता है क्या, ये भी डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर किस में करते हैं, सॉइल में कन्वर्ट करते हो, अंदर वाटर में करते हैं, और सॉइल में जब कन्वर्ट होने के बाद जो हमारे ट्रीज है ना वो ग्रो करते हैं। ओके, तो ये बैक्टीरिया का नेम याद रखो तनु, ये आईएमपी
ये क्वेश्चन्स आयएमपी आमचा लक्षात ठेवा 12वीच्या बुक्स मध्ये आहे. ओके 12 आईएमपी. अगर मैंने कभी भी पूछा बैक्टीरिया के नेम तो आपको ये आना चाहिए. अजोटोबैक्टीरिया, नंबर 2 साइनोबैक्टीरिया एंड क्लेबिसिला बैक्टीरिया. ओके इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है. देयर आर 3 बैक्टीरिया फाउंड इन सॉइल. आगे लिखो फाउंड इन सॉइल. फाउंड इन सॉइल मिट्टी में मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं. फाउंड इन सॉइल. सर्टन बैक्टीरिया हेल्प इज सेपरेटिंग. देखो अभी ये मिलते हैं, आपको पता है एटमॉस्फेरिक क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक को फिक्स करती है एबिलिटी, उनकी क्षमता है. सर्टन बैक्टीरिया हेल्प इन सेपरेटिंग जूट फाइबर्स फ्रॉम द इट्स प्लांट व्हेन केप्ट इन वाटर. सर्टन बैक्टीरिया हेल्प इन सेपरेटिंग जूट फाइबर्स फ्रॉम द प्लांट्स व्हेन केप्ट इन वाटर. जब जूट को काटा जाता है और वाटर में रखा जाता है तो उसका जो धागा निकलता है ना, उसे निकालने में, बाजू में निकालने में बैक्टीरिया काम करते हैं. बैक्टीरिया काम करते हैं. आपको पता है सबसे ज्यादा जूट कहां पे था इंडिया में? सबसे ज्यादा इंडिया में जूट कहां पे उपलब्ध होता है? नो इंडिया, हाँ वेस्ट बंगाल. कहां पे आता है? वेस्ट बंगाल. चाइना कंट्री है. मैं इंडिया की बात कर रहा हूं. इंडिया कौन सा कंट्री है? इंडिया का कौन सा स्टेट है जहां पे जूट बहुत फास्टली ग्रो होता है? तो वो है वेस्ट बंगाल स्टेट. ओके याद रखो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट पैदा होता है. वहां पे वही भी क्रॉप लेते हैं. जूट यानी क्या पता है कि आपको मराठी में बताओ क्या? अंबाड़ी देखेगा हमने, अंबाड़ी वही तो है, वही तो है. हाँ उसके क्या करते, धागा निकालते बाजू को, उसे क्या एक खड्डा बनाते हैं, खड्डे में वो जूट काटा हुआ डालते हैं, 8 दिन रखते हैं, उसका बहुत बास मारता, स्मेल आता है. वो पूरे तरह क्या होता है, जूट भिगता है. भिगने के बाद ऑटोमेटिकली वो धागा निकलता बाजू को, और साइड में वो एक काड़ी निकलती है, उस काड़ी हम फेंक देते हैं और उस जूट का क्या करते हैं, हम धागा बनाते हैं. पहले उसी का बनाते थे, अभी वो कमर्शियल अलग अलग टाइप आ गए. चलो इसे कहते. और जूट बनाने में, जूट सबसे ज्यादा ब्रिटिश काल में बनते थे इंग्लैंड में, अपने वेस्ट बंगाल में उन्होंने. तो उसी समय जूट अभी भी नंबर 1 कौन सा है? वेस्ट बंगाल से. चलो आगे. सर्टेन बैक्टीरिया हेल्प इन सेपरेटिंग जूट फाइबर्स. जूट फाइबर अलग करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपयुक्त है, यूजफुल है. अंडरस्टैंड? समझ में आया? ओके. Zooplankton and protozoans are used and food for fish. Bacteria are used in cleaning the hides of animals in tanneries. Certain bacteria are used for pest controls as they produce poisons that kill harmful insect pests. सब फार्मर के जो हम अभी तणनाशक हम यूज करते हैं ना, कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड यूज करते हैं ना, वो भी कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड्स बैक्टीरिया से क्रिएट किए जाते हैं. ओके यूजफुल है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड अदर बायोफ्यूल सच एज इथेनॉल. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज है किस लिए? देखो प्रोडक्शन करने के लिए, और बायोगैस, बायोगैस का प्रोडक्शन करने के लिए भी बैक्टीरिया की जरूरत है. एंड अदर बायोफ्यूल्स सच एज इथेनॉल. आपको पता है आज इथेनॉल बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि पेट्रोल में अभी 5% तो मिक्स हो रहा है, हमारे इंडिया में भी. ओके इसका रेशो बढ़ने वाला है. अदर कंट्री में 40% मिक्स कर रहे हैं. कितने परसेंट? 40% पेट्रोल में मिक्स कर रहे. ध्यान दो. और अगर इथेनॉल का मिक्सिंग अगर बढ़ गया फ्यूचर में, तो इसमें फार्मर की बहुत ग्रोथ हो जाएगी. क्यों? जिस फूड से इथेनॉल निकलता है वो क्रॉप लगेंगे, वो क्रॉप लगने के बाद उसे पैसे मिलेंगे फार्मर को भी, कंपनियां में चलेंगे. यानी एग्रीकल्चर को फायदे में ला सकते हैं गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का प्लान है वैसे ही कि फ्यूचर में तो आपको पता है हम 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं. 90% हमारा रिजर्व खत्म हो रहा है पूरा. उसके लिए तो हम सेकंड ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं. ओके तो उसके लिए इथेनॉल. तो इथेनॉल बनाने के लिए भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपयुक्त है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूज्ड टू लैबोरेटरीज फॉर वेरियस साइंटिफिक स्टडी एंड टेस्टिंग. आपको पता है लैबोरेटरी में भी यूज किए जाते हैं. सोहन ध्यान दें, कहाँ यूज किए जाते हैं? लैबोरेटरी में भी यूज कर रहे हैं. क्यों? साइंटिस्ट की हेल्प के लिए. क्यों? साइंटिस्ट तो पढ़ाई करते ना, उसके लिए भी यूज होता है. अभी मैंने क्या बताया? फ्रेंडली माइक्रोब्स बताए. अभी मैं बता रहा हूं, पॉइंट डालो. चलो हार्मफुल माइक्रोब्स डालो पॉइंट. हार्मफुल माइक्रोब्स योगेश वाटर. हाँ हार्मफुल माइक्रोब्स पॉइंट डालो. हार्मफुल माइक्रोब्स.
ठीक है, हार्मफुल माइक्रोब्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने अभी पढ़ा है कि कौन कौन से माइक्रोब्स हमें यूजफुल है। ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का अभ्यास, एनसीईआरटी की स्टडी बहुत अच्छी है फ्यूचर के लिए, जिसे नीट देना है, जिसे जेईई देना है। अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छी बनी फ्यूचर में तो हमें बहुत उसका लाभ हो सकता है। क्यों पता है? मैंने अभी भी ऐसे वेक्टर के नाम दिए, शायद हमारे बुक में, स्टेट बोर्ड के बुक में नहीं दिए जाएंगे, लेकिन 10th में 8th में ओके उस क्लास में दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। तो हमें अभी मालूम हो रहा है कि कौन से बैक्टीरिया सॉइल में मिल सकते हैं, है नहीं? 2 मिनट लर्न करो, मैं वाटर ओके। हाँ शांत शांत चलो। हार्मफुल बैक्टीरिया, चलो एक पॉइंट लेंगे। हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल माइक्रोब्स, डिसीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। क्या कहते हैं उसे? Pathogens. और जर्म्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें क्या हार्मफुल है, नुकसानकारक है, उसे हम क्या कहते हैं? पैथोजन। पैथोजन मीन्स रोग जंतु, उसे क्या कहते हैं? पैथोजन। ये डेफिनेशन को चलो, डिसीज काउजिंग, फर्स्ट पटपट खेलेगा, डिसीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, disease causing microorganism are called pathogens, okay, pathogens और germs हम इसे क्या कहते हैं? रोग जंतु। क्या कहते हैं? रोग जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग जंतु। ध्यान रखो, ठीक है? हाँ ओके, लुक एट मी एंड लिसन टू मी, ओके। चलो लेट्स गो। दिस डिसीज स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर और फूड। आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें स्प्रेड कहां से होते हैं? एयर में से, वाटर में से और फूड में से। अगर हम जब किसी डिसीज से प्रॉब्लम में आते हैं या किसी डिसीज हमें हमारे बॉडी में फैलता है, इसका मतलब वाटर, एयर, फूड कहीं ना कहीं तो कॉन्टिमिनेटेड हुआ, तभी तो स्टार्ट हो जाता है ना। Disease caused by microorganism in human. Microorganism can enter our body through various modes such as air, food, water, use, clothes. देखो, microorganism can enter our body through various modes. हमारे बॉडी में एंटर करते, प्रवेश करते हैं, तो इसका मोड क्या है? उसका माध्यम क्या है? उसका माध्यम है एयर, एक हो सकता है। सेकंड वाटर हो सकता है, फूड हो सकता है, यूज क्लोथ, कपड़े भी हो सकते हैं, कपड़े भी हो सकते हैं। आपको पता है जब आप गलत जो भीगे हुए कपड़े अगर ज्यादा दिन पहने तो आपको क्या होता है? वो इचगार्ड होता है ना, बॉडी आपकी क्या होती है? इचिंग होती है, इचिंग यानी बॉडी आपकी क्या होती है? खुजली आती है ना, और बारिश से क्या होते हैं? एक छोटे छोटे पिंपल्स आते हैं बॉडी पे। तो ये किस लिए? बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं ना, है कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम है। डिसीज काउज्ड बाय माइक्रो ह्यूमंस, ओके। They also get transmitted by direct contact with the infected person or through a carrier. अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट हुए डायरेक्टली तो आपको ट्रांसमिटर हो सकते हैं, आपके अंदर भी इंटर कर सकते हैं, ओके। उसके बहुत डिसीज है, आपको मैंने बताया टीबी है, उसमें बहुत डिसीज उसमें, अभी मैं बताऊंगा आगे। और वो कैरियर रहता है, और कैरियर इज एन एनिमल और इंसेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई that carriers the disease causing germs but does not suffer from the disease. देखो हाउस फ्लाई ऐसी एक एनिमल, वो क्या करती है? बैक्टीरिया कैरियर यानी भाई वाहन घेऊन जाती, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता और वो फैलाती है बराबर। हम क्या करते हैं? अगर हमने कभी खुला हुआ खाना खाया होटल में का, तो वहां पे वो बाजू घूमने वाली हाउस फ्लाई वहां जाकर फूड पे बैठती है और वो फूड हम खाते हैं।
और फूड पे बैठने के बाद वो बैक्टीरिया वहां पे छोड़ देती है और वो फूड हम खाते हैं। हम खाने के बाद सुबह डायरिया, घूमो भागो, है कि नहीं? चलो फिर, है कि नहीं? तो ये डिसीज कहां से आता है? हाउस फ्लाई से। कैसे आता है? इसीलिए ओपन फूड नहीं खाना, है कि नहीं? ये कहते हैं बाहर का खाना भी नहीं खाना। श्रेष्ठा खाती क्या होता है कि उसका बॉडी नहीं बढ़ रही, कुछ भी हो रहा है, सब बैक्टीरिया खाकर चल रहे हैं, है कि नहीं? A carrier is animal or insect, for example, housefly that carries the disease-causing germ but does not suffer from the disease. Carriers that transmit specific microorganism and causes specific disease are also known as vectors. उसे क्या कहते हैं? Vectors. एक क्वेश्चन लिखो चलो. What is means vectors? लिखो क्वेश्चंस. हाँ, carriers, carriers, carriers that transmit specific carriers that transmit specific microorganism and cause carriers that transmit specific microorganism and cause आपको क्या चल रहा है भाई? ओके है सर? गुड. And cause specific disease are also known as vector. उसे क्या कहते हैं? वेक्टर्स. अंडरस्टैंड? देखो हाउस फ्लाई क्या कहते हैं? बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म कैरियर कर दे, लेकिन उसको खुद को कुछ कोई नुकसान नहीं है, दूसरों को है. वो बैक्टीरिया हाउस फ्लाई का कुछ बिगाड़ते नहीं है. हाउस फ्लाई के पांव पे बैठते हो, लेकिन हाउस फ्लाई का कुछ भी बिगाड़ते नहीं है. उससे कुछ भी नहीं होता है हमें. वो बैठते फूड पे, वो हम खाते हैं, फिर हमें हमारा प्रॉब्लम शुरू. ठीक है? इसे कहते हैं वेक्टर. क्या कहते हैं? स्पेसिफिक. डेफिनेशन में देखो क्या कर रहा है? कैरियर दैट ट्रांसमिट स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हाँ, वो भी चुन चुन के खाते. कहाँ है बेटा? चलो, है कि नहीं? और आपको पता है क्या खाता था? वो बहुत कुछ खाते हैं ना, उसको भी थोड़ा अट्रैक्ट होता है कि नहीं? Disease that are transmissible from an infected person to healthy person are called communicable disease. उसे क्या कहते हैं? communicable disease. The germs may be transmitted by the direct contact with the patient or with the patient discharge or by infect means by a vector. Understand? क्या होता है? देखो, the germs may be transmitted by the direct contact with the patient. उसे क्या पेशेंट कहते हैं? और with the patient discharge और by indirect means by a vector. कॉलेरा, आपको पता है कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, मैंने पहले ही बताया, सर्दी, कॉमन कोल्ड. अगर किसी को कॉमन कोल्ड आ गया तो उसने क्या हैंडकरचीफ साथ में रखना चाहिए कि नहीं? रखते क्या? 4 दिन शुरू, खत्म, अक्का परिसर इन्फेक्टेड, खत्म, है कि नहीं? हाँ, वो बात अच्छी है, किसी के WBC बहुत स्ट्रांग रहते हैं तो वो इन्फेक्ट नहीं करता, है कि नहीं? लेकिन कमजोर पर्सन को, श्रेष्ठा को तो पहले अटैक. हाँ, तेजल को सबसे पहले अटैक है. हाँ, सोन कॉमन कोल्ड. ओके, कॉलरा सिम्टम मालूम है ना? कौन कौन से है? स्टूलिंग एंड वोमिटिंग. यस, स्टूलिंग एंड वोमिटिंग. हाँ, डब्बा और हैंडकरचीफ साथ में रखना पड़ता है. चलो, कॉमन कोल्ड. ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, वो भी ऐसा डिसीज है. टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, इसके बारे में आपको पता है? जब पैदा होते वहीं पे क्या कर रहे हैं? BCG वैक्सीन दे रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस की. इसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस बहुत कम हो गया, लेकिन सभी को ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है क्योंकि वो बहुत फास्ट है, ये स्प्रेड होता है ना, इसी वजह से. उसके बाद चिकन पॉक्स. हाँ,
आर सम एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। ये सब क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज। संपर्क आने के बाद, कांटेक्ट होने के बाद ये डिसीज आपको ये दे। ऐसे बहुत डिसीज आपको मैं बताऊंगा। चलो, ट्यूबरक्लोसिस नाम ले रहा हूं मैं। ट्यूबरक्लोसिस caused by bacteria. Write down. Tuberculosis. Tuberculosis caused by bacteria. Mode of transmission here. First, tuberculosis caused by bacteria. Mode of transmission air. क्या बात है? गुड, वेरी गुड। नंबर 2, मिसल्स। MEASLES, मिसल्स। मिसल्स आपको पता है? मिसल्स यानी गौर, हाँ, मिसल्स काउज बाय वायरस। ये वायरस से होता है। मिसल्स डिसीज बाय वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर। चिकन पॉक्स काउज बाय वायरस। चिकन पॉक्स काउज बाय वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर कॉन्टैक्ट। एयर और कॉन्टैक्ट, एयर से भी होता है और ट्रांसमिट मतलब कॉन्टैक्ट भी होता है। एयर और कॉन्टैक्ट। चिकन पॉक्स। तनु हो रहा ना? चलो तनु बॉक्स करो ना यार, ऐसा एक काम करो, एक बॉक्स करो, यहाँ पे डिसीज नेम लिखो, यहाँ पे काउज बाय, यहाँ पे क्या करने का? मोड ऑफ ट्रांसमिशन करो। चलो यहाँ पे क्या करो? पहला बॉक्स क्या करो? बनाओ डिसीज नेम। उसके बाद काउज बाय, किससे काउज है? उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद चिकन पॉक्स हो गया। पोलियो काउज बाय वायरस। पोलियो काउज बाय वायरस। ट्रांसमिटेड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है उसका? एयर और वाटर। पोलियो कहां से होता है? एयर और वाटर। हाँ, कॉन्टेक्ट से नहीं होता है, नहीं तो पोलियो वाले इंसान को तुम दूर लौटोगे, है वैसा नहीं बनता। तो एयर और वाटर से बनता है। ओके। कॉलेरा, कॉलेरा, कॉलेरा काउज बाय बैक्टीरिया। काउज बाय बैक्टीरिया। कॉलेरा काउज बाय बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉन्टिमिनेटेड वाटर एंड फूड। कॉन्टिमिनेटेड वाटर एंड फूड, आपको पता है कॉन्टिमिनेटेड मतलब दूषित है कि नहीं? दूषित, कॉन्टिमिनेटेड वाटर एंड फूड। उसके बाद टाइफाइड काउज बाय बैक्टीरिया। कॉन्टिमिनेटेड, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉन्टिमिनेटेड वाटर एंड फूड। क्या वर्ड चल रहा है आपको? क्या चला? बोलो ना। कॉलेरा, कॉलेरा काउज बाय बैक्टीरिया। काउज बाय बैक्टीरिया, कॉलेरा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉन्टिमिनेटेड वाटर और फूड। हो गया? वेरी गुड। हो रहा है? थोड़ा फास्ट लिखो, बाद में और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो देखेंगे बाद में। चलो नेक्स्ट, टाइफाइड। टाइफाइड काउज बाय बैक्टीरिया। काउज बाय बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, श्रेष्ठ लिखो ना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉन्टिमिनेटेड वाटर एंड फूड। कॉन्टिमिनेटेड वाटर एंड फूड, सो लिख रहे हैं ना? वेरी गुड। उसके बाद एड्स। एड्स काउज बाय वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड सीरीज फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। ओके, इन्फेक्टेड सीरीज, आपको पता है इंजेक्शन, अगर इन्फेक्शन उसी का उस पर्सन को हमें दिया जाए तो एड्स हो सकता है। और सेकंड, मदर टू चाइल्ड, मदर से चाइल्ड के लिए भी हो सकता है। उसके बाद रेबीज। रेबीज काउज बाय वायरस। रेबीज काउज बाय वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डॉग बाइट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डॉग बाइट। देखो रेबीज काउज बाय वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन डॉग बाइट, डॉग काटने से होता है। ओके, बाइट करने से। मम्प्स, MUMPS, मम्प्स काउज बाय वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सलाइवा फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। सलाइवा फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। सलाइवा फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। मम्प्स caused by virus, saliva from infected person. Amoebic dysentery.
AMOEBIC amoebic dysentery, DYSCNTERY amoebic dysentery caused by protozoa. Mode of transmission, contaminated water or food. उसके बाद डायरिया, DIARRHOEA डायरिया caused by प्रोटोजा. डायरिया भी किससे बनता है? प्रोटोजा. डायरिया किससे? प्रोटोजा. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉन्टिमिनेटेड वाटर एंड फूड. उसके बाद जॉन्डिस, JUNDIC. जॉन्डिस, मेरा फोन कहाँ है? जॉन्डिस किसका है? जॉन्डिस caused by virus. Mode of transmission, contaminated water and food. उसके बाद मलेरिया. फास्ट हो रहा है क्या? थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या? ओके. कितना हुआ? क्या चल रहा है? जॉन्डिस हो गया. जॉन्डिस caused by वायरस. और मोड ऑफ ट्रांसमिशन का कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड. उसके बाद मलेरिया caused by प्रोटोजा. देखो, डायरिया एंड मलेरिया caused by प्रोटोजा. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. डेंगू, उठा बात कर. डेंगू, एक मिनट. डेंगू caused by वायरस. तो डेंगू किससे बनता है? caused by वायरस. एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फीमेल एडिस मॉस्किटो. देखो, मलेरिया होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. उठाना. फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. एंड डेंगू कैसे बनता है? फीमेल एडिस मॉस्किटो. ये याद रखो. ये कुछ डिसीज है मैंने आपको दी. ओके, तो देखो, बहुत अच्छा हो गया. पूरे डिसीज है. ये एनसीईआरटी का स्टडी बहुत डिफेस्ट है. मैं इसी ले ज्यादा आग्रह रहता हूँ. क्यों पता है? अगर आपको करियर करना है आगे चलकर, तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेट बोर्ड का स्टडी बहुत लूज है. उसका उन्होंने वैसा सेट नहीं किया जैसे एनसीईआरटी सेट किया. यहाँ पे जितनी डिसीज है, अभी आपको क्या करना है, सबको, जितने स्टूडेंट अपने सबने लर्न करना है कि उसका क्या करना है. डिसीज नेम, caused by और ट्रांसमिटेड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ये तीनों कंडीशन हमें क्या करना है? लर्न करना है. उसके बहुत से डिसीज मैंने पहले पढ़ाया, लेकिन जिस स्टूडेंट को मैंने नहीं पढ़ाया, जिसने नहीं किया, उससे आपको क्या करना है? आगे के 2 घंटे में वो पूरा लर्न करके सुपर हिट करना. आगे का पीरियड नेक्स्ट. ओके, धन्यवाद.